नमस्कार दोस्तों, कैपिटल सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे भी होंगे और तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो रही होगी आप लोगों की। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एग्ज़ाम भी अब ज़्यादा दूर हम लोगों का है नहीं, तो इसमें हम लोग डेली एक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग अपने स्कोर का इसमें देख लिया करिए आप स्कोर कितना कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग ध्येय आईएएस का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। ध्येय आईएएस का यूपीपीसीएस टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों का है ना, ये चौथा टेस्ट है हम लोगों का और ये फुल टेस्ट है जीएस का। तो और इसमें जो करंट अफेयर दिया गया है, हम लोग करंट अफेयर को स्किप कर देते हैं इसमें, क्योंकि ये 2023 का करंट अफेयर है, अक्टूबर नवंबर 2023 का, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। तो जल्दी ही हम लोग अब ध्येय वाला थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा ना, हम लोग अब इसमें दृष्टि का भी स्टार्ट करेंगे इसके आगे। तो इसमें हम लोगों का ये 3 टेस्ट हो चुका है। अगर आप लोग इसमें पीछे वाला देखना चाहते हैं तो इसमें प्ले लिस्ट में दिया गया है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग टेस्ट को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। सूची एक में दिया गया है ऐतिहासिक घटनाक्रम और सूची दो में दिया गया है उसका वर्ष दिया गया है। इसमें देखते हैं हम लोग सालवाहिक संधि। सालवाहिक संधि कब हुई थी? सालवाहिक की संधि आप लोग जानते हैं कि 1782 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हम लोग हुआ था 1932 में हुआ था। हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना, हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1839 में। तो इस तरह हमारा क्या बन रहा है, हमारा 3 4 1 2 बन रहा है, तो हमारा विकल्प बी से हो जाएगा। इसमें और देखा जाए जो सालवाहिक संधि थी वो मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक जो अध्यक्ष थे आप लोग जानते हैं कि नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसमें जो भाग लेने वाले थे अम्बेडकर थे, टीबी सप्रू थे, बेगम जहारा थे। जिसे अम्बेडकर जो थे वो दलित नेतृत्व कर रहे थे और टीबी सप्रू जो थे उदारवादी दल का नेतृत्व कर रहे थे और बेगम जहारा जो थी महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी। तो इस तरह हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो गया। तो हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना, हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1839 में किया गया था। और इसके जो महासचिव थे वो उनका नाम था देवव्रत विश्वास थे। वो कौन थे? देवव्रत विश्वास। इस तरह हमारा विकल्प बी से हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न किया गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था? तो हिंदी में जो भाषण दिया गया था उसमें विकल्प दिए गए हैं कलकत्ता अधिवेशन 1886, इलाहाबाद 1888, कलकत्ता 1890, इलाहाबाद 1892। तो देखिए इसमें क्या मार सही होगा। तो इसमें देखा जाए ना तो लाला लाजपत राय ने जो पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया तो इलाहाबाद अधिवेशन था, इलाहाबाद अधिवेशन था 1888 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की जा रही थी जॉर्ज यूले के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज यूले के द्वारा। तो विकल्प हमारा जो है बी से हो जाएगा। अगला पढ़ देते हैं लोग। दिया गया कि गोपाल कृष्ण गोखले उनके विषय में दिया गया है। तो पहला कथन दिया गया है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। दूसरा कथन दिया गया है कि वर्ष 1905 में कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। तीसरा दिया गया है कि इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य। और चौथा दिया गया है कि दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। तो बताइए इसमें तुम्हारा कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो दूसरा दिया गया है कि वर्ष 1905 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का, कलकत्ता में अधिवेशन नहीं होता, ये 1905 का जो अधिवेशन होता है इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, लेकिन वो अधिवेशन था बनारस का। तो दूसरा में गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य। तो ये तुम्हारा सही हो जाएगा ना, ये हो गया तुम्हारा। चौथा दिया गया है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा नहीं की गई थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी
वो गोपाल गणेश आगरकर और लोकमान्य तिलक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो हमारा 1 और 3 सही है, तुम्हारा इसमें से केवल 2 कथन सही है, तुम्हारा विकल्प बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये क्या है कि पावना किसान विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें दिया गया है पहला कथन, इस विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय तथा केशव चंद्र राय थे। और दूसरा कथन दिया गया है कि गवर्नर कैंपबेल द्वारा इस विद्रोह का समर्थन किया गया था। तो बताइए इसमें तुम्हारा कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखा जाए तो हमारा पहला कथन जो दिया गया है, इस विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय थे, तुम्हारा सही हो जाएगा पहला कथन। दूसरा दिया गया है गवर्नर कैंपबेल द्वारा इस विद्रोह का समर्थन किया गया था, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो उसमें क्या है ना कि जमींदारों के उत्पीड़न के तहत भारत के किसानों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि किसानों पर क्या हो रहा था, लगान, बेदखली आदि के रूप में करों में वृद्धि की जा रही थी। तो इससे पावना विद्रोह जो था ना, ये 1873 से 78 के मध्य हुआ था ये। तो इसमें क्या हुआ था ना कि इसकी शुरुआत जो हुई थी पावना के यूसुफ जाही परगना से हुई थी। कहाँ से? ये बंगाल में था ना, यूसुफ जाही परगना में हुआ था। और इस विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय थे। जब क्या हुआ था ना, गवर्नर कैंपबेल द्वारा इस विद्रोह का समर्थन किया गया था, क्योंकि ये क्या था ना, जमींदारों के विरुद्ध था, ये अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था। तो इसमें कैंपबेल के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। और इस आंदोलन को बुद्धिजीवियों जैसे कि आर सी दत्त भी, यशवंत बनर्जी थे, बंकिम चट्टोपाध्याय के द्वारा इस विद्रोह का समर्थन किया गया था। तो इसका हमारा विकल्प सी से हो जाएगा। अगला पद देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिए गए 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें एक तरफ पुस्तक दिया गया है 1857 के क्रांति के संबंध में, और दूसरी तरफ उसके लेखक दिए गए हैं। तो बताना हमें कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया गया है कि द ग्रेट रिबेलियन, तो इसके जो लेखक है अशोक मेहता है, तुम्हारा सुमेलित है। और दूसरा दिया गया है कि 1857, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो है ना पीसी जोशी नहीं है, इसके लेखक हैं यशवंत सेन है इसके लेखक। और तीसरा दिया है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं जीवी मैलेसन है, तो हमारा सुमिलित है। और चौथा दिया गया फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो इसके जो लेखक है बी डी सावरकर, तो हमारा सुमिलित है। हमारा केवल 2 ही सुमिलित नहीं है, तो ये हमारा बताना था, तो हमारा सही हो जाएगा। अगलापन देखते हैं लोग। अगलापन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन दिया गया है कि ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले ने 1870 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और दूसरा कथन दिया गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वर्ष 1920 में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। तो बताइए इसमें से हमारा कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखा जाए तो ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले के द्वारा जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ना, वो 1870 में नहीं की गई थी, 1873 में की गई थी। तो पहले तो कथन हमारा गलत हो गया। और दूसरा दिया गया है उसमें क्या है ना, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की, 1920 में नहीं की गई थी, 1924 में। तो में गलत हो जाएगा। तो हमारा ना तो 1 ना ही 2 सही है, तुम्हारा विकल्प डी बन जाएगा। अगला पद देखते हैं लोग। दिए गए भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या हुआ था इसमें? तो पहला कथन दिया गया प्रांतों में द्वय शासन लागू हुआ। दूसरा दिया गया है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। तीसरा दिया गया है कि दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। चौथा दिया गया है कि वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। बताइए इसमें हमारा कौन सही है? तो इसमें देखा जाए कि पहला जो दिया गया प्रांतों में द्वय शासन लागू, प्रांतों में द्वय शासन नहीं लागू किया गया था, ये लगाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में के द्वारा लगाया गया था। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, ये तो हुई थी, सही हो जाएगा। तीसरा दिया गया है कि दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की, इसका ये भी हुआ था, तीसरा हमारा सही है। और चौथा दिया है कि वायसराय का पद समाप्त कर दिए। तो वायसराय का जो पद है ना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में समाप्त किया गया था, 1947 किए थे। हमारा गलत हो जाएगा। 2 3 हमारा सही है, तुम्हारा विकल्प सी बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि मराठा कालीन अधिकारी जिसका कार्य चौथ वसूल करना था। तो इसमें दिया गया है कि पाटिल, काम्पिसदार, देशमुख, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कि किसका कार्य चौथ वसूल करना था? तो इसमें देखा जाए तो पाटिल का कार्य क्या था। पाटिल कौन था? पाटिल थे ग्राम के मुखिया थे, ग्राम के मुखिया।
काम बेचदार कौन होते थे? काम बेचदार का जो कार्य होता था वो था चौथ वसूल करना, चौथ वसूल करना। देशमुख, देशमुख का क्या होता था, क्या कार्य था? इनका कार्य था मामलातदार के ऊपर नियंत्रण करना, मामलातदार के ऊपर नियंत्रण करना। तो इस तरह हमारा क्या सही हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा विकल्प बी सही है हमारा, काम बेचदार। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया तोहफा ए अकबर शाही की रचना अब्बास खां शेरवानी द्वारा की गई थी। दूसरा दिया गया तारीख अकबरी की रचना अहमद आदकार द्वारा की गई थी। बताइए इसमें हमारा कौन सा कथन सही है? तो जो पहला कथन दिया गया है तोहफा ए अकबर शाही की रचना अब्बास खां शेरवानी के द्वारा की गई थी, तो हमारा सही है पहला कथन। दूसरा में जो है ना क्या है कि तारीख अकबरी एक ऐतिहासिक पुस्तक है जिसकी रचना मुगल काल में क्या हुआ था ना, इस पुस्तक की रचना आरिफ कंधारी के द्वारा की गया था। किसके द्वारा? आरिफ कंधारी के द्वारा किया गया था। तो इस तरह हमारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और मुगल काल की इस पुस्तक में अकबर के सुधारों की चर्चा तथा उसकी प्रशंसा की गई है। तुम्हारा एक सही है, तुम्हारा विकल्प ए बन जाएगा। तो आला पर देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि शेर शाह सूरी के प्रशासनिक विभाग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है प्रशासनिक विभाग और दूसरी तरफ उनके कार्य दिए गए हैं। बताइए। तो पहला दिया गया है कि दीवान कजा, दीवान कजा इसका कार्य क्या था? दीवान कजा का कार्य जो होता था ना वो न्याय विभाग, इसका कार्य था न्याय करना, दिमाग सुमिलित नहीं है। दीवान बिजारत, दीवान बिजारत का कार्य था राजस्व विभाग, राजस्व से संबंधित कार्य इसको द्वारा निपटाया जाता था। तीसरा दिया गया है दीवान बरीद, दीवान बरीद का कार्य था गुप्तचर से संबंधित है, तीन मार्क सुमिलित है, दो तीन सुमिलित है। और चौथा दिया गया है कि दीवान आरिश, ये नहीं सुमिलित है। दीवान आरिश, दीवान आरिश का कार्य था ये सैन्य विभाग का सेनापति होता था, ये भी हमारा सुमिलित हो जाएगा। दो और चार हमारे सुमिलित हैं और मैं बताना कौन सुमिलित नहीं है, तो एक और तीन सुमिलित नहीं, तो हमारा विकल्प बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित योजनाओं को उनके आरंभ करने की तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दिया गया है मेक इन इंडिया, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। तो इनका पहले हम देखते हैं कि इनका कालक्रम क्या है। तो मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का स्टार्ट किया गया था, मेक इन इंडिया स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना जो प्रारंभ किया गया था 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ किया गया था 28 अगस्त 2014 को। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जो इसका प्रारंभ था 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015। तो इसका हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा पहले स्थान पर आ जाएगा 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2 आ जाएगा। तो हमारा क्या बना? हमारा विकल्प सी बन जाएगा ना। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया है कि दशक और दूसरी तरफ दिया गया है जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर दी गई। तो हमें बताना कौन सुमेलित नहीं है। पहला है, पहला दशक है 1961 से 1971, तो इसकी जो वृद्धि दर थी ना वो थी 24.80%, हमारा सुमेलित है। और दूसरा दिया गया है कि 1971 से 1981, तो इसमें जो वृद्धि दर हुई थी वो वृद्धि थी 24.7%, ये हमारा सुमेलित है। और तीसरा दिया गया है 1981 से 1991, तो इसका जो वृद्धि दर है उसका वृद्धि दर 23.87%, ये हमारा सही है, ये भी सुमेलित है। और चौथा दिया गया है 1991 से 2001, तो इसका जो वृद्धि दर है ना तो 22.54 नहीं है भैया, इसकी जो वृद्धि दर है वो 21.54%। यही हमारा, हमको ये बताना है कौन सुमेलित नहीं, तुम्हारा विकल्प डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गए कि भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। दिए कि मथुरा में, करनाल में, बरेली में, पटना में। बताइए। तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है ना वो स्थित है बरेली में। बरेली में कहाँ है? बरेली में इज्जत नगर में है। और किस जो स्थापना हुई थी 1889 में हुई थी। विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग।
दिए गए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार राज्य से सीमा नहीं बनाता है? बिहार राज्य से सीमा नहीं, कौन सा नहीं? मऊ, देवरिया, चंदौली, गाजीपुर, बताइए। तो जो बिहार राज्य से सीमा जिनकी लगती है, वो जिले कौन कौन से हैं? वो जिले हैं जैसे महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली है, सोनभद्र लगता है। तो इसमें हमारा कौन जिला नहीं है? मऊ नहीं है, तुम्हारा विकल्प ये बन जाएगा। तो अलग करने के लोग दिए गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है? दिए कानपुर नगर, जौनपुर, औरैया, बागपत, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जो जिला है वो औरैया है। और न्यूनतम कौन सा है? न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जो जिला है श्रावस्ती है। इस तरह हमारा विकल्प सी बन जाएगा। अलग पढ़ लेते हैं लोग। देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस पुरास्थल से एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? देखिए, चुपानी मांडो, लोधा नाला, हुलास, बड़ा गांव, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जो लोहदा नाला है, लोहदा नाला से ये प्रयागराज की बेलन घाटी में स्थित है। और इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी? इसकी खुदाई की गई थी जी आर शर्मा के द्वारा। जी आर शर्मा के द्वारा। और यहाँ से एक अस्त निर्मित माता देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। तुम्हारा विकल्प बी हो जाएगा। अगला पन्ने के लोग दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? दी गया केरल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, गुजरात, बताइए। तो जो सर्वाधिक अंतर है पुरुष और महिला साक्षरता में ना, उत्तर प्रदेश में। तुम्हारा विकल्प बी से हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि ना, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर जो है ना, ये 67.7% है। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है इसमें? इसमें पुरुष साक्षरता दर है 77.3% और महिला साक्षरता दर कितना है? 57.2% है। तो साक्षरता दर में अंतर कितना है जो भैया? ये है 20.1% है ना, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो विकल्प हमारा बी बन जाएगा। तो अलग पढ़ने के लोग दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया गया है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प H2O की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरा कथन दिया है, बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। तो बताइए इसमें तुम्हारा कौन सही है? तो इसमें देखा जाए तो हमारे दोनों कथन सही है कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है उसमें जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा निकलती है। पहला कथन हमारा सही होगा। और बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। दूसरा हमारा सही हो जाएगा। विकल्प हमारा सी सही है। तो अला बनने के लोग दी गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? दिया गया कि लीना, ओब, आमूर, साल्वेन, बताइए। तो इसमें क्या है ना, जो साल्वेन नदी है ये अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो जबकि लीना, ओब और आमूर नदियां अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तुम्हारा विकल्प डी सही हो जाएगा। तो लीना नदी क्या है? लीना नदी की उद्गम क्षेत्र जो है ये बैकाल झील के पश्चिमी तट से निकलती है, आर्कटिक महासागर में गिरती है और दुनिया की 11वीं सबसे लंबी नदी है। 11वीं सबसे लंबी नदी है लीना। तो ये उत्तर की तरफ आती है, इसका मुहाना आर्कटिक महासागर में है। तो ये हो जाएगा हमारा। और ओब नदी का उद्गम जो होता है ना, ये रूस में, इसका उद्गम रूस में होता है। रूस में कहाँ होता है कि अल्ताई पहाड़ी से होती है और उसका मुहाना आर्कटिक महासागर में है। आमूर नदी आमूर नदी कहाँ से निकलती है? आमूर नदी जो निकलती है रूस से निकलती है और रूस और चीन के मध्य सीमा बनाते हुए आर्कटिक महासागर में गिरती है। तो हमारा हो जाएगा। तो हमारा विकल्प डी सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग दिया गया है कि ओकावांगो द्रोणी कहाँ स्थित है? ओकावांगो दिया गया है उत्तर दक्षिण अमेरिका। दूसरा दिया गया है कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। तीसरा दिया गया है पूर्वी अफ्रीका। चौथा दिया गया है उत्तर पश्चिम अफ्रीका, बताइए। तो इसमें क्या है कि ओकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। यह एक विशाल अंतर्देशीय डेल्टा भी है। तो हमारा विकल्प कौन सा बन जाएगा? हमारा विकल्प बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो कहाँ स्थित है? दिए गए है कि होकाइडो द्वीप पर, शिकोकू द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर, क्यूशु द्वीप पर, बताइए।
तो इसमें है कि जापान की राजधानी टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। कहाँ है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। और जापान में मुख्यतः 4 द्वीप पाए जाते हैं, जैसे होकाइडो है, होन्शु है, शिकोकू है, क्यूशु है। और होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु जो है सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे विकल्प हमारा सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लोग, दिए गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। तो पहला दिया गया है कि व्यापारिक पौने उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। और दूसरा कथन दिया गया है कि तूफानी चालीसा पवनों का संबंध केवल हिंद महासागर से है। तीसरा दिया गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का मुख्य कारण पृथ्वी का घूर्णन है। और चौथा दिया गया है कि सभी कथन सत्य है। तो बताइए। तो जो पहला कथन वो लोग ना, व्यापारिक पवने उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती है, तो हमारा कथन सही है ना, क्योंकि भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। तो वहीं से अब क्या होता है, सर्दी के मौसम में भारत में उसी हवा से वर्षा होती है। उसका जो उद्गम क्षेत्र है भूमध्य सागर से होते हुए आती है और ऐसे हिमालय से होते हुए ये चीन को निकल जाती है। तो इस तरह हमारा पहला कथन सही है। दूसरा तो ये है कि तूफानी चालीसा पवनों का संबंध केवल हिंद महासागर से, तेरहवां सही हो जाएगा कि हिंद महासागर में इसका सर्वाधिक विकास पाया जाता है। और तीसरा दिया गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन के कारण जो है मुख्य कारण पृथ्वी घूर्णन है, तो हमारा सही हो जाएगा। और तीनों कथन सही है, तुम्हारा चौथा सही हो जाएगा। सभी कथन सत्य हैं। तो अगला प्रश्न देते हैं लोग, दिए गया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिए गया है ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्र और दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है ऊपरताल, ऊपरताल कहाँ है? जर्मनी में स्थित है, तुम्हारा सुमेलित है। ब्रेचफोर्ट कहाँ है? यूके में है, तेरहवां सुमेलित है। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? रूस में, तो भी हमारा सही है। प्लेटो कहाँ है? प्लेटो ये फ्रांस नहीं है, इटली में है। फ्रांस कहाँ है? इटली में है। इस तरह हमारा ये सही हो जाएगा। हम अगला प्रश्न देखते हो, दिया गया है कि संप्राय मैदान का निर्माण होता है। संप्राय मैदान दिए गए हैं नदी से, वायु से, भूमिगत जल से, महासागर से। बताइए। इसमें कहा है ना संप्राय मैदान होता है कि इसका निर्माण नदी से होता है। तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हो लोग, दिए गया C14 साहर सम्मेलन किससे संबंधित है। दिए गया है कि महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन, व्यापारिक संधि, आतंकवाद के खिलाफ। बताइए। तो इसमें जो है C40 साहर सम्मेलन जो है विश्व के सबसे बड़ा शहरों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना है। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। C14 शहरों की कुल जनसंख्या जो है 300 मिलियन है। कितनी है? 300 मिलियन है। और यह विश्व की कुल जीडीपी जो विश्व के है उसका 20% है। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्था दिया गया है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। तो जो पहला संस्था दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी, आप लोग जानते ही हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में है। UNEP है इसका शॉर्ट नाम। दूसरा है IUCN, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में नहीं हुई है, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तो ये हमारा हो जाएगा IUCN। और तीसरा दिया है कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी, आप लोग जानते ही हैं। और चौथा दिया गया है कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। तो ये भी हमारा सहूलियत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दिए गए सूर्यातप, तुषार तथा वायु द्वारा चट्टानों में विघटन की क्रिया को क्या कहते हैं। सूर्यातप, तुषार तथा वायु द्वारा चट्टानों जो विघटन होता है उसको क्या कहते हैं? दिया गया है कि जैविक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, यांत्रिक अपक्षय, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसमें क्या है ना, अपक्षय जो होता है, अपक्षय 3 प्रकार के होता है। एक होता है रासायनिक अपक्षय, दूसरा यांत्रिक अपक्षय और तीसरा जैविक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में क्या होता है? जैसे ऑक्सीडेशन होता है, उसका कार्बोनेशन होता है। और यांत्रिक अपक्षय में क्या होता है कि जैसे सूर्यातप, तुषार तथा वायु द्वारा अपक्षय होता है जो। और जैविक अपक्षय क्या होता है? जैसे मनुष्य के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा, पौधे के द्वारा जो अपक्षय होता है उसको जैविक अपक्षय कहते हैं। तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? इसमें हमारा मिला है C, यांत्रिक अपक्षय का उदाहरण है सब। तो विकल्प हमारा C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग, दिए गया है कि यम स्ट्रिप्स का संबंध
निम्नलिखित किससे एक से है? तो दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन से, हाथियों के संरक्षण से, बाघों की निगरानी से, आर्द्रभूमि संरक्षण से। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि भारत सरकार ने वर्ष 2010 में बाघों की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित प्रोग्राम यम स्ट्रिप्स को प्रारंभ किया था। तो इस किससे संबंधित है? बाघों की निगरानी से संबंधित है। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उपचार की स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? स्वस्थानीय मतलब होता है जैव उपचार जो उसी स्थान पर किया जाता है, उसको स्वस्थान कहते हैं। इसमें दिए गए हैं कि बायोपाइल्स, बायोवेंटिंग, बायोस्टिमुलेशन, जैव छिड़काव। बताइए। तो इसमें क्या है ना, जैव उपचार की जो स्वस्थानीय तकनीक होती है उसके अंदर क्या क्या आते हैं? उसके अंदर आते हैं बायोवेंटिंग आते हैं, बायोवेंटिंग आता है, जैव छिड़काव भी आता है, बायोस्टिमुलेशन आता है, और जो बायोपाइल्स है, ये जो बायोपाइल्स है ना, ये स्वस्थानिक के अंतर नहीं आता है, ये आता है वायस्थानिक के अंतर्गत। तो यही हमारा विकल्प हो जाएगा। इसका इस ये जो पद्धति है ना, इसका मतलब है कि उसी स्थान पर नहीं, उसको किसी दूसरी जगह पर ले जाकर उसका उपचार करना, वह स्थान है। तो बायोपाइल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दी कोयला उद्योग में संलग्न लोगों को सामान्यतः कौन सी बीमारी होती है? कोयला उद्योग में दिए गए क्लोरोसिस, निमोनिकासिस, ब्लैक फुट, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बताइए। तो कोयला उद्योग में जो लोग संलग्न होते हैं ना, उनको क्या होता है? उनको होता है निमोनिकासिस रोग हो जाता है। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। और इससे क्या प्रभावित होता है? इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। तो फ्लोरोसिस रोग कैसे होता है? फ्लोरोसिस रोग होता है जो फ्लोराइड के कारण होता है, ये फ्लोराइड के कारण होता है। ब्लैक फुट, ब्लैक फुट नामक रोग होता है जो आर्सेनिक के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है नाइट्रेट के कारण होता है। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं लोग। दिए गया है कि निम्नलिखित जल संधियों में से किस एक को पिलर्स ऑफ हरकुलिस भी कहा जाता है? पिलर्स ऑफ हरकुलिस दिए गया डोवर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, सुंडा जल संधि, मैगलन जल संधि। बताइए। तो इसमें जो है जिब्राल्टर संधि जो है, जिब्राल्टर संधि को पिलर्स ऑफ हरकुलिस कहा जाता है। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। यह जल संधि जो है पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस तरह हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि इसमें एक तरफ कथन दिया गया और एक तरफ दिए गया कारण दिया गया। तो कथन दिया गया है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है, और कारण दिया गया है कि ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में इस महाद्वीप का आकार बदल जाता है। बताइए इसमें कौन सा मत सही है? तो इसमें देखा जाए ना, तो हमारा कथन भी सही है, कारण सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसको गतिशील महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या होता है ना कि ठंडियों के महीने में जम जाता है तो इसका आकार बढ़ जाता है, गर्मी के महीने में इसकी जो बर्फ है वो पिघलती है, तो इससे महाद्वीप थोड़ा छोटा हो जाता है। मतलब छोटा क्या होता है, इसकी थोड़ा आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा ये हो जाएगा कि ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे निचली परत में पाई जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिए गया है कि यह सबसे भारी गैस है, इसका घनत्व अत्यधिक है, यह सबसे हल्की गैस है, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे निचली परत में पाई जाती है, इसका जो मुख्य कारण है कि यह सबसे भारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के लिए भी जिम्मेदार है। तो इसका हमारा विकल्प ए बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखो लोग। अगला प्रश्न है कि तहकीकात कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? तहकीकात कमेटी दिए गए है कामागाट मारू प्रकरण, दूसरा दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा दिया गया स्वदेशी आंदोलन, चौथा दिया गया राउलेट एक्ट। बताइए। इसमें जो तहकीकात कमेटी का संबंध है ना, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। इसमें क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी की गठन किया गया था, और ये था मतलब अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, हंटर कमेटी। जबकि कांग्रेस की ओर से भी इस घटना की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। तो इस तरह विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न के लोग। दिए गया कि राउलेट अधिनियम निम्नलिखित में से किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था? राउलेट अधिनियम। तो दिए गया कि रैले समिति, डंकन समिति, सेडिसन समिति, हंटर समिति। बताइए। तो
तो इसमें जो था रॉलेट अधिनियम जो था ये सेडिसन समिति की सिफारिश पर आधारित था। इस अधिनियम के उद्देश्य जो है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करना था। तो विकल्प हमारा कौन सा बन जाएगा, हमारा विकल्प सी बन जाएगा। तो सेडिसन कमेटी जो था इसका गठन 1917 में किया गया था। तो और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये थे सिडनी रॉलेट, सिडनी रॉलेट थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष जॉर्ज जूलियो था। इसने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दिए गया तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष जो था वो जॉर्ज जूलियो था। इसने कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता की थी। तो 1888 ये कहाँ हुआ था अधिवेशन, ये हुआ था इलाहाबाद में। और कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1885 में हुआ था, कलकत्ता, ये पूना में हुआ था ना। और इसके जो अध्यक्ष थे व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1866 में बंगाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। और तृतीय अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस तरह हमारा विकल्प कौन सा बन जाएगा, विकल्प हमारा बन रहा है सी। आला पान देते हैं लोग। इसमें देखिए गया कि निम्नलिखित में से कौन एक बम्बई त्रिमूर्ति में सम्मिलित नहीं था। दिया गया है कि फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, एस एन बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बताइए। तो बम्बई त्रिमूर्ति में कौन कौन शामिल थे, बम्बई त्रिमूर्ति में जैसे फिरोज शाह मेहता थे, केटी तैलंग थे एवं बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। इनके द्वारा क्या किया गया था, इन लोगों के द्वारा जो है 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो अगला प्रश्न देते हैं लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिए गए शब्द दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति दिया गया है। तो हरित विकास शब्द का जो प्रतिपादन किया गया था उसके प्रतिपादक थे WM एडम्स थे, हमारे सही सुना थे। पारिस्थितिकी तंत्र टाउन्सले से संबंधित है। इकोलॉजी अर्नेस्ट हाइगल से संबंधित है। और जैव वितक जो प्रतिपादक थे उनका नाम था रेमंड दासमैन थे। एडवर्ड सुए का संबंध किससे है, इनका संबंध है बायोस्फीयर रिजर्व से, बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित है। इस तरह हमारा विकल्प डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न लोग दी गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिएगा इको मार्क का आरंभ 1985 में किया गया। और दूसरा दिएगा कि इसका लोगो मिट्टी का बर्तन है। बताइए इसमें हमारा कौन सा कथन सही है। इसमें जो पहला कथन दिएगा इको मार्क का आरंभ 1985 में किया, 1985 में नहीं किया भैया, इसका आरंभ जो किया था 1991 में किया गया था। पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन इसका लोगो मिट्टी का बर्तन है, हमारा सही है। तुम्हारा विकल्प कौन सा बन जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। अगला पढ़ देते हैं लोग। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिया गया है कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। और दूसरा कथन दिया गया है कि कस्तूरी मृग हिमाचल की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बताइए इसमें तुम्हारा कौन सही है। इसमें जो पहला कथन हम लोग ने दिया गया है कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है, तो हमारा पहला कथन सही हो जाएगा। और दूसरा दिया गया कस्तूरी मृग हिमाचल की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हमें पूछना कि कौन सा कथन हमारा गलत है। तो इसमें हमारा ना तो एक ना ही दो गलत है, हमारा विकल्प डी बन जाएगा। दोनों कथन हमारे सही है। तो अगला पढ़ लेते हैं लोग। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में से पर्यावरण किससे मिलकर बनता है। तो दिए गए अजैविक घटक, जैविक घटक, सामाजिक गतिविधियां, उपरोक्त सभी बताइए। इसमें जो पर्यावरण की समग्र संकल्पना के भीतर भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण शामिल है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, जल आता है, थल आता है, वायुमंडल आते हैं। और जैविक पर्यावरण में उपस्थित सभी प्राणी समूह और वनस्पति आते हैं। और सामाजिक पर्यावरण में मानवों का जो रहन सहन है, परस्पर समागम है, उसका पर्यावरण पर प्रभाव आता है। तुम्हारा विकल्प डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। अगला पढ़ लेते हैं लोग।
दिया गया है कि निम्न निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बताइए, इसमें से हमें देखा जाए, पहला कथन दिया गया कि मानव नेत्र का कार्निया कंजक्टिव नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है। दूसरा दिया है कि नेत्रदान में स्वस्थ कार्निया का ही दिया जाता है। और तीसरा दिया गया कि नेत्रदान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जाता है। और चौथा दिया है कार्निया मानव नेत्र के वायु भाग में पाया जाता है। बताइए इसमें से कौन सा हमारा कथन गलत है। तो इसमें से अगर देखा जाए ना, तो नेत्रदान जो होता है मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर नहीं भी कीजिए, 4 घंटे के अंदर किया जाता है। तो यही हमारा कथन गलत है। बाकी तीनों कथन हमारे सही हैं, तो ये हमें बताना था। तो सी विकल्प हमारा हो जाएगा सही। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गए किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। दिए गए अनुच्छेद 371 एच, अनुच्छेद 371 जी, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371 आई। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जो गोवा राज्य की विधानसभा का प्रावधान किया गया है कि उसके कम से कम जो है 30 सदस्य होंगे, तो उसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 371 आई में। तुम्हारा विकल्प आई सही हो जाएगा। और 371 एच में क्या प्रावधान? 30 एच में प्रावधान है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अनुच्छेद 371 जी में, अनुच्छेद 71 जी जो है ना, ये मिजोरम से संबंधित है। और 371 आप लोग जानते हैं कि ये महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। इस तरह हमारा विकल्प डी हो जाएगा। आला पढ़ने के लोग। दिया गया कि एथमाइड नामक अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है। एथमाइड नामक अस्थि दिए गया है कपाल, चेहरा, कान, नाक। बताइए। इसमें जो है ना, एथमाइड नामक अस्थि जो है मानव की नाक के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जो नेत्र की छत का निर्माण करती है। मानव के चेहरे में क्या होता है ना कि 8 पाई जाती है। किसका? मानव के चेहरे में 8 हड्डियां होती हैं। और कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? कपाल में 14 हड्डी होती है। तो हमारा विकल्प क्या बना? हमारा विकल्प डी सही है। आला पढ़ने के लोग। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 एवं 18 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया? अनुच्छेद 17 में 18 दिए गए धार्मिक समानता, राजनैतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। बताइए। तो अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 17 में दिए गए अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। और अनुच्छेद 18 में जो दिया गया है उपाधियों के अंत की बात कही गई है। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि केंद्र या राज्य सरकार सेवा अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर किसी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं कर सकेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ये सामाजिक समानता हो जाएगा। तो हमारा सी हो जाएगा। अगला पद देते हैं लोग। दिए गया है कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? दिया गया है कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को। तो इसमें जो हमारा विकल्प दिए गया है ना, विकल्प दिए गए पहले में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा। तो ये हमारा ये सही हो जाएगा। विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी संबंधी क्षेत्रों को जो प्रावधान किया गया है ना, वो किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देते हैं लोग। अगला प्रश्न दिया गया संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताइए। दिए गए अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 84। बताइए। जो अनुच्छेद इसमें दिया गया है कि जो संसद के सत्र से संबंधित है ना, वो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत है। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। तो इसमें क्या प्रावधान है? इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत और सत्र अवसान करेगा। और इसमें एक प्रावधान और दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद का सत्र बुलाएगा, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला पद देते लोग। दिए गया कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए कोड की सहायता सही उत्तर चुने। तो एक तरफ सूची 1 में दिए गए सदस्य दिए गए, सूची 2 में दिए गए उनसे संबंधित विभाग दिए गए। तो ये हमको सम्मिलित करना है। तो पहला जो दिए गए हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो इनके पास कौन सा विभाग था? इनके पास था विधि विभाग। सरदार बलदेव सिंह, तो इनके पास था रक्षा विभाग। सी एच भाभा, इनके पास कौन सा विभाग था? इनके पास था वाणिज्य विभाग। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके पास था उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। तो इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा विकल्प बन रहा है 2 1 4 3 बन रहा है। हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं लोग। दिए गए साइमन कमीशन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। साइमन कमीशन, तो पहला कथन दिया गया कि यह एक 5 सदस्यीय वैधानिक आयोग था। और दूसरा दिए गए आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। और तीसरा दिए गए कि आयोग द्वारा द्वैत शासन प्रणाली की सिफारिश की गई थी। और चौथा दिए गए उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसमें देखा जाए ना, तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कामकाज को देखने और बदलाव का सुझाव देने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन आयोग का गठन किया गया था, और यह एक 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग था। तो कितना, 5 नहीं था भैया, ये था 7 सदस्यीय आयोग था। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। और इसका क्या था ना कि इसमें जो सदस्य थे वो सातों के सातों अंग्रेज ही थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, तथा आयोग द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की सिफारिश की गई थी। किसकी? द्वैध शासन प्रणाली की की सिफारिश की गई थी, और इसी सिफारिश के आधार पर 1935 के जो अधिनियम आया था उसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। तो हमें बताना था कौन सा गलत है, तुम्हारा विकल्प ये हो जाएगा। अगला पढ़ने के लोग दिए गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर रखी गई है। तो इसमें दिया गया है गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, मेनका गांधी के केस, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो जो इसमें क्या है ना कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के मध्य जो संतुलन से संबंधित वाद है वो वाद है मिनर्वा मिल्स केस 1980। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाए। इसमें क्या था ना कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की जो नींव है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। आलपन देखते हैं लोग, आलपन देखिए कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन पदों के लिए शपथ और अभिपुष्टि के प्रावधान है दिए गया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद चुनाव के उम्मीदवार, संसद के सदस्य, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में जैसे कुछ लोगों के शपथ के प्रावधान दिए गए हैं, तो इसमें कौन कौन से लोग हैं? इसमें जैसे हैं केंद्रीय मंत्री आ जाते हैं, और संसद के जो उम्मीदवार हैं, संसद के मतलब जो है चुनाव के जो उम्मीदवार हैं वो आ जाते हैं, और ये भी हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। संसद के सदस्य जो आते हैं इनमें प्रावधान किए। उपराष्ट्रपति प्रावधान नहीं भैया, उपराष्ट्रपति के कहाँ प्रावधान किए गए हैं? ये अनुच्छेद 159 में किए गए हैं ना। और पांचवा तो ये है कि नियंत्रण नियुक्त महालेखा परीक्षक, ये भी हमारा हो जाएगा। तो इस समय क्या बना हमारा 1 2 3 5 बन रहा है, हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। तो अगला पढ़ लेते हैं लोग, दिए गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है कि 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। दूसरा कथन दिया गया है कि 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुडुचेरी को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। बताइए इसमें से हमारा कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखा जाए ना, संविधान के 12वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1962 द्वारा गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किए गया। तो तुम्हारा पहला कथन सही हो जाएगा। और दूसरा जो है ना, इसमें क्या है कि 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। तो एक सही हो जाएगा। तो हमारा विकल्प सी बन रहा है, दोनों कथन हमारे सही है। तो अगला पढ़ लेते हैं लोग, दिए गए संविधान द्वारा केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार निम्न में से कौन कौन से हैं? केवल भारतीयों को जो प्राप्त हैं। तो इसमें जो पहला दिया गया है कि लोक नियोजन में क्षमता का अधिकार तुम्हारा हो जाएगा। और दूसरा दिया गया कि व्यवसाय की स्वतंत्रता, तो ये भी हमारा हो जाएगा। और तीसरा दिया कि शिक्षा का अधिकार, तो ये भी हमारा हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार भी हो जाएगा। और चौथा दिया गया है कि सम्मेलन का अधिकार, तो ये भी हमारा हो जाएगा। और पांचवा दिया है कि धार्मिक मामलों का प्रबंध, ये नहीं हो जाएगा भैया। ये भारतीय और विदेशी दोनों प्राप्त हैं। तो इसमें एक और जान लीजिए कि मूल अधिकार में जो प्रावधान दिए गए, अनुच्छेद दिए गए, इसमें से कुछ अनुच्छेद जैसे 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त हैं, ये विदेशों को नहीं प्राप्त हैं। इस तरह हमारा विकल्प क्या बन जाएगा? हमारा विकल्प बन जाएगा सी। तो अगला पढ़ लेते हैं लोग, दिए क्या है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्न में से कौन सा शामिल है? पहला दिया गया हड़ताल का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन का अधिकार, व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता दिया गया। बताइए। तो इसमें देखा जाए ना तो वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर हड़ताल का अधिकार नहीं शामिल है। तो ये हमारा हो जाएगा। तो बाकी प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन का अधिकार, व्यवसाय विज्ञापन की स्वतंत्रता, तो हमारा हो जाएगा 2 3 4 हो जाएगा तुम्हारा विकल्प।
बी सही हो जाएगा। तो अलग पढ़ने के लोग दिया गया है कि बीज के निम्न भागों में से किस एक भाग को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से भी जाना जाता है। दिया गया है कि बीजावरण, बीजांड द्वार, भ्रूण, भ्रूणपोष। बताइए। तो इसमें क्या है ना, जो भ्रूण होता है, भ्रूण के अंदर मूलांकुर एवं प्रांकुर नामक संरचना पाई जाती है, जिससे क्रमशः जड़ एवं तने का विकास होता है। इसलिए भ्रूण को बीज के अंदर आविष्कृत पौधे के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका हमारा क्या बन जाएगा, हमारा विकल्प सी बन जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं लोग। दिए गया है कि संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है। कावेरी पत्तनम दिए गए पांड से, चेरों से, चोलों से, राष्ट्रकूटों से। बताइए। तो इसमें देखा जाए संगम साहित्य में जो कावेरी पत्तनम का संबंध जो है ना, वो चोलों से है। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। इसमें क्या है ना, चोल वंश की राजधानी कौन सी, चोल की राजधानी जो प्रारंभ में ना पुरायूर थी, बाद में पुहार हो गई। और इसमें जो कावेरी पत्तनम है, इस ये जो पुहार है ना, उसको कावेरी पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। इस काल का समृद्धशाली जो था बंदरगाह, तो वो था कावेरी पत्तनम। और इसके जो क्या थे, चोल वंश के संस्थापक कौन थे। चोल वंश के संस्थापक जो करिकाल थे, करिकाल थे। और दो काल देखने को मिलता है, एक लगभग दिखता है हम लोगों को पहली शताब्दी में, और दूसरा था ये लगभग 8वीं में, 9वीं शताब्दी में। और इसके जो संस्थापक कौन थे, यहाँ के संस्थापक थे विजयालय। इनका था 850 से 870 के मध्य इनके द्वारा शासन किया गया था। जिस तरह हमारा विकल्प बन जाएगा सी। तो अगला प्रश्न देखते लोग। दिया गया है कि मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक रसायन का स्रावण कब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। सीरोटोनिन दिया गया है कि एलर्जी के समय, कुष्ठ रोग के समय, कोरोना के समय, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसमें है कि क्या है ना, जिसे वातावरण में उपस्थित किसी भी वस्तु के प्रति मानव शरीर की अत्यधिक संवेदनशीलता ही एलर्जी कहलाती है। तो इस क्या होता है ना, एलर्जी के समय क्या होता है कि सीरोटोनिन नामक रसायन का स्रावण होता है। तो फिगर हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग। अगले प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ लेखक दिए गए, दूसरी तरफ उनकी रचना दी गई है। बताइए। तो जो पहला है ना, लेखक दिए गए हैं विज्ञानेश्वर, इनकी रचना कौन थी, इनकी रचना है मिताक्षरा, सुमेलित है। दूसरे है माधव, माधव की रचना क्या है, नकासुर विजय हिमार, सुमेलित है। जयदेव, जयदेव की रचना गीत गोविंद है। शंकर विजय की रचना, शंकर विजय की रचना की गई थी विद्यारण के द्वारा। किसके द्वारा, विद्यारण द्वारा की गई थी ना। ये हिमा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देते लोग। दिए गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया। तो अभिकथन दिए गए सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, और कारण दिया गया है कि इस सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान है, किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। बताइए इसमें हमारा कौन सही है। तो इसमें देखा जाए ना, तो सैंधव सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान था, किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका है। और इसी के कारण क्या होता है कि इसको जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो कथन भी हमारा सही है, कारण सही है, और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न कर लो। तो अगला प्रश्न हम लोगों को, वायसराय वेवेल द्वारा 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था। बताइए। इसमें दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू, दूसरा दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा दिया गया है कि अबुल कलाम आजाद, चौथा दिया गया महात्मा गांधी। बताइए। इसमें क्या है ना, वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। तो विकल्प हमारा कौन सही है, विकल्प हमारा सी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न कर लो। अगला प्रश्न दिए है कि सहारनपुर मंडल में निम्नलिखित में से कौन से जिले शामिल हैं। तो दिए गए, इसमें दिए गए सहारनपुर दिए गए हैं, मुजफ्फरनगर दिए गए, जालौन दिए गए, शामली दिए गए। बताइए।
इसमें तुम्हारा कौन सही हो जाएगा? तो इसमें देखा जाए तो अगर ध्यान दियो कि जो जालौन है ना, जालौन ये पश्चिम भारत में नहीं, ये तो बुंदेलखंड में आता है ना, ये आता है झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। तो तीन हमारा नहीं समझ लेते, तीन तीन नहीं समझ लेते, ये मार कट जाएगा, ये मार कट जाएगा, मार कट जाएगा, एक दो चार मार सही है। सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर, शामली है, तो विकल्प हमारा ऐसे ही हो जाएगा। तो अलग पद निकल लो। दिए गए सूची एक को सूची दो से सुमेल करें। तो सूची एक में दिए गए जिला और सूची दो में दिए गए उसके मुख्यालय। तो पहले दिए भदोही। तो भदोही के जो मुख्यालय कहाँ है? ज्ञानपुर में है ना। वो कौशाम्बी, कौशाम्बी जो मुख्यालय है मंझनपुर में है। जालौन का, जालौन कहाँ है भैया? जालौन का उरई में है। संभल कहाँ है? पवासा में है। इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा 4 1 2 3 बन रहा है, तो विकल्प हमारा ये बन जाएगा। तो आला पद निकल लो। दिए गए उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? दिए गए 7, 11, 10, 9, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन जिले हैं? आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है। इस तरह हमारे कितने जिले हो गए? 11 जिले हो गए, तो हमारा विकल्प बी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न दिया गया है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले घटते क्रम में हैं। तो इसमें दिए कानपुर नगर, गाजियाबाद, लखीमपुर। तो इसमें देखा जाए ना तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो यूपी के जिले हैं उनमें पहले स्थान पाता है गाजियाबाद, दूसरे पे आता है वाराणसी, तीसरे पे आता है कौन आता है भैया? लखीमपुर आता है। इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा गाजियाबाद, वाराणसी, लखीमपुर, विकल्प हमारा सी। और न्यूनतम कौन है? जैसे अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आता है पहले कौन? ललितपुर, उसके बाद सोनभद्र आता है, उसके बाद हमीरपुर आता है। तो इस तरह हमारा विकल्प सही हो जाएगा। आला पद हम लोग। दिए गया है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची एक को सूची दो से में मिलाना है। तो सूची एक में दिए गया है जिला, सूची दो में दिए गए उत्पाद। तो पहला दिया है सहारनपुर। तो सहारनपुर क्या बनता है? सहारनपुर जो होता है ना, कास्ट कास्ट का काम होता है, कास्ट शिल्प का काम होता है। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में जनजाति शिल्प है। देवरियम क्या है भैया? देवरियम है सजावटी सामान है। सीतापुर में है दरी है। तो इसमें हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 4 1 2 3 बन रहा है, तो हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं लोग। अगले प्रश्न में हम लोग सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो एक तरफ दिए गया है कि अंग दिए गए हैं, एक तरफ उसके कार दिए गए हैं। तो कैरोटिड धमनी, कैरोटिड धमनी जो होती है ना, इसका कार्य होता है ये मस्तिष्क की तरफ रक्त को ले जाती है। और कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी जो है इसका वो जो होता है हृदय की ओर रक्त को ले जाती है। मेसेंट्रिक धमनी, मेसेंट्रिक धमनी जो है आहार नाल से संबंधित है। रीनल धमनी, रीनल धमनी जो है वृक्क की तरफ ले जाती है रक्त को। तीसरा हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 3 2 4 बन रहा है, हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न लोग। दिए गए वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। दिए गया है कि रानी अहिल्याबाई ने, हरिश्चंद्र ने, रानोजी सिंधिया ने, काथी नरेश ने। बताइए। तो इसमें देखा जाए तो वाराणसी में जो स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई के द्वारा कराया गया, तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित है। तो पहला जो दिया गया है कि लिथोफाइट। लिथोफाइट क्या भैया? लिथोफाइट कहा जाता है कि जो कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियों को लिथोफाइट कहा जाता है, वो सुमेलित है। हाइलोफाइट, हाइलोफाइट जो है ना, ये स्कीम से दिया गया है कि जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति नहीं भैया, जल की ऊपरी सतह पर नहीं भैया, ये नमकीन जो मिट्टी या जल होता है जो उसके ऊपर उगती हैं उसको कहा जाता है। तो ये मसूलियत नहीं है। पायरोफाइट, पायरोफाइट जो है ना, अग्नि प्रतिरोधी जो वनस्पति हैं उसको कहा जाता है पायरोफाइट। क्या कहता है? अग्नि प्रतिरोधी जो वनस्पति होती है ये होता है।
वो हाइड्रोफाइट क्या होता है भैया? जल की ऊपरी सतह के ऊपर जो उगने वाली वनस्पतियां होती हैं उनको हाइड्रोफाइट कहा जाता है। तो ये में सुनित नहीं है, तो हमारा विकल्प ये हो जाएगा। अपन लोग दिए गए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? न्यूनतम कौन दिए गए? श्रावस्ती, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बताइए। तो जो उत्तर प्रदेश का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है ना, वो कौन सा है? वो श्रावस्ती है, तो हमारा सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए क्या है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक पामीर पठार के क्षेत्रों में निवास करती है? पामीर पठार को दिए क्या है? खिरगीज है, बोवर है, यूकागीर है, माओरी है, बताइए। तो खिरगीज जनजाति जो है ना, ये मध्य एशिया के किर्गिस्तान क्षेत्र में पामीर पठान एवं श्यान शान पर्वतमाला क्षेत्र में निवास करती है। तुम्हारा विकल्प ये सही हो जाएगा। बोवर कहाँ की जनसंख्या जनजाति है? बोवर जो है ना, ये अफ्रीका की है, खासकर दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। यूकागीर जो है ना, ये साइबेरिया में पाई जाती है, उत्तर पूर्व साइबेरिया। माओरी कहाँ पाई जाती है? माओरी जो पाई जाती है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। हमारा विकल्प क्या बन जा रहा है? हमारा विकल्प ए बन रहा है। तो अगला प्रश्न हम लोग दिए गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है कि लाल मृदा हमीरपुर और जालौन में पाई जाती है, जिसमें ज्वार और चना की फसल उगाई जाती है। और दूसरा दिया गया है कि परवा मृदा झांसी, सोनभद्र और चंदौली जिलों में पाई जाती है, जिसमें दलहन और तिलहन की खेती की जाती है। तो बताइए इसमें से हमारा कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखा जाए ना, जो पहला कथन दिया गया है कि लाल मृदा हमीरपुर और जालौन में पाई जाती है, जिसमें ज्वार और चना की फसल उगाई जाती है ना, पहला कथन हमारा तो सही है। जो दूसरा दिया है कि परवा मृदा जो है झांसी, सोनभद्र और चंदौली में पाई जाती है, जिसमें क्या कौन सी खेती की जाती है? दलहन और तिलहन की फसल की है। ये भी हमारा सही है। तो हमारा विकल्प क्या है? हमारा विकल्प सी बन रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न दिए गए उत्तर प्रदेश के कितने जिले सरयू नदी से लाभान्वित होते हैं? तो इसमें दिए गए 8, 9, 7, 6, बताइए। तो इसमें जो सरयू नदी परियोजना है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले से होकर गए। जैसे कौन से जिले हैं? बहराइच है, इसको आप लोग लिख लीजिए, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, बस्ती है, गोंडा है, संत कबीर नगर है, महाराजगंज है और गोरखपुर है। तो इस तरह हमारा क्या विकल्प बन रहा है? हमारा 9 जिले हैं, जिसमें विकल्प हमारा विशेष जगह। अगला प्रश्न के लोग, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया गया है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य के संपूर्ण क्षेत्रफल का 33.33% भाग वन आच्छादित होना आवश्यक है। और दूसरा कथन दिया है कि उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% भाग वन एवं वृक्षाच्छादन है। तो बताइए इसमें हमारा कौन कथन सही है? तो इसमें देखा जाए ना, दोनों कथन हमारे सही हैं कि जो संपूर्ण भाग के 33.33% पर वनाच्छादित होना चाहिए, तो हमारा सही है। और दूसरा जो दिए गए उत्तर प्रदेश में 9.23% जो है ना, वन और वृक्षावरण है। तो दूसरा हमारा सही है। तुम्हारा विकल्प सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिए गया साहित्यकार दिए गया है, एक तरफ उनका जन्म स्थान दिए गया है। तो पहला जो दिए गए हैं मैथिली शरण गुप्त, तो इनका जो जन्म स्थान कहाँ है? झांसी में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया के हैं। लल्लू लाल जो है ना, ये वाराणसी से संबंधित नहीं भैया, ये हैं आगरा से संबंधित है। तो यही मासूमियत नहीं है। और चौथा दिए गए कि रामचंद्र शुक्ल बस्ती संबंधित है, तुम्हारा हो जाएगा। अगला प्रश्न के लोग दिए गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो पहला कथन दिया गया है, इसमें वर्ष 2024 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम आर्द्रभूमि और मानव कल्याण है। और दूसरा दिया गया है कि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है। तो इसमें क्या हमारा सही है? तो इसमें देखा जाए तो हमारे दोनों कथन सही है। तुम्हारा विकल्प सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग।
दिए गया है कि निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में है। तो इसमें हम लोग पहले इसका लिख लेते हैं। पहला दिए गए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, तो इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना इसका प्रारंभ किया गया था 1 जनवरी 2017 किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन, इसका प्रारंभ कब किया गया था? ये किया गया था 25 जून 2015 किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन, ये कब प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था 21 फरवरी 2016 को। 21 फरवरी 2016 किया गया था। और प्रधानमंत्री जनधन योजना जो प्रारंभ किया गया था वो 28 अगस्त 2014 किया गया था। 2014 का। तो इसमें कौन सी हमारी योजना जो है सबसे बाद में है? तुम्हारा जो सबसे बाद में आ रही है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। तो अला प्रश्न लोग, अगला प्रश्न है को निम्नलिखित देशों में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? क्या भूमध्य रेखा दिए गए है? गैबन, मालदीव, युगांडा, केन्या, बताइए। तो इसमें क्या है ना, जैसे पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा जो है ना वो 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 13 देशों से। कौन कौन से देश से हैं आप इसको लिख भी लीजिए आप। इसमें पहला देश है साओ टोमे, और दूसरा है गैबन, और तीसरा है कांगो गणराज्य, और दूसरा है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कौन है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। और फिर है युगांडा, उसके बाद है केनिया, सोमालिया, है, फिर मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरीबाती है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, और कौन सा देश हमारा? एक ब्राज़ील है। एक ब्राज़ील हो जाए, ये हो जाए ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया हो, इक्वाडोर हो जाए। तो हमारे क्या इसमें तुम्हारे तो चारों है ना, तुम्हारा विकल्प डी बन जाएगा। चारों है देश है, तुम्हारा विकल्प डी है। अगला प्रश्न देते हैं लोग। दिए गया है कि एक मार्क गुणवत्ता प्रबंधन चिन्ह जो होता है तो निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? दिए गए खाद्य एवं कृषि संगठन, भारतीय मानव ब्यूरो, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसमें देखा जाए ना, जो एक मार्क जो है गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह जो होता है इसका जो जारी किया जाता है ना वो किया जाता है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के द्वारा किया जाता है। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए है यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? बताइए। इसमें दिया गया है कि 0.61 मीटर सेकंड बढ़ जाएगी, दूसरा है कि 0.61 मीटर पर सेकंड घट जाएगी, तीसरा दिया है कोई परिवर्तन नहीं होगा, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो जो इसमें है कि यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है तो जो ध्वनि की चाल है ना ये 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जब तापमान बढ़ाया जाता है ना तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, और जब तापमान घटाया जाता है तो ध्वनि की चाल घट जाती है। तो विकल्प हमारा ऐसे ही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। देखिए कि मच्छर भगाने वाले लिक्विडेटर में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है? दिए गया है कि नाइट्रोमीथेन, क्लोरोपिक्रिन, फास्फीन, प्रेलेथिन। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि मच्छर भगाने वाले लिक्विडेटर में जो है प्रेलेथिन नामक रसायन मिलाया जाता है। तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गया है कि राज्यपाल के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। राज्यपाल के संदर्भ, पहला कथन दिया गया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, दूसरा दिया गया कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, और तीसरा दिया गया कि शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 198 दिया गया है, चौथा दिया कि लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। तो बताइए। तो इसमें देखा जाए तो पहला जो कथन दिया गया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा दिया गया कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये सही है। और तीसरा जो दिया कि शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है 158 में दिया गया है, 158 नहीं दिए भैया,
ये दिया गया है 159 में दिया गया है ना। और जो चौथा दिया है कि लोकसभा के सदस्य नहीं, लोकसभा नहीं, विधानसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, तो ये भी हमारा गलत है। तो एक दो हमारा सही है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसमें विकल्प में लगा दिया नहीं गया, तो ये हमारा लग रहा है यही विकल्प है, गलत दी थी। हमारा एक और दो सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न तो लोग, अगले प्रश्न में सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक सूची में दिए गए अनुच्छेद और दूसरी सूची में दिए गए विषय वस्तु दिए गया है। तो इसमें देखते हैं अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 39 में क्या प्रावधान दिए? इसमें दिए गया है कि निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान दिए गया है। और अनुच्छेद 47 क्या दिए गए? अनुच्छेद 47 दिए गया है कि जीवन स्तर का सुधार दिया गया है। तो अनुच्छेद 48 में क्या दिए गया है? अनुच्छेद 48 में दिया गया है कि वन्य जीवों की रक्षा दिया गया है। तो अनुच्छेद 49 क्या दिया गया? अनुच्छेद 49 दिए गया कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण दिया गया है। तो इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 2, 3, 1, 4 बन रहा है। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देते लोग, दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। तो पहला दिया है कि राज्यों के नामों में परिवर्तन, और दूसरा दिया है कि 7वीं अनुसूची के विषय, तीसरा दिया है कि 6वीं अनुसूची के विषय, चौथा दिया है कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और पांचवा दिया है कि संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। बताइए इसमें क्या है ना कि जो साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है वो होता है कि राज्यों के नामों में परिवर्तन किया जाता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और 6वीं अनुसूची के विषय, तो ये हमारा सही, ये हो जाएगा हमारा। और संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 1, 3, 5 बार ना, तुम्हारा विकल्प सी हो जाएगा। जबकि क्या है ना कि 7वीं अनुसूची के जो विषय हैं वो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है ना, ये विशेष बहुमत से होते हैं। और विशेष बहुमत क्या मतलब होता है? विशेष बहुमत से मतलब होता है कि संसद के कुल सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। तो इस तरह क्या बन जाएगा? हमारा विकल्प सी सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। तो अगला प्रश्न है, विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी पूंजी कौन सी संस्था उपलब्ध कराती है? विकासशील देशों दिए गए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इनमें से कोई नहीं होता ये। तो ये जो पूंजी उपलब्ध कराई जाती है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा कराई जाती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। 1956 इसका उद्देश्य विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी पूंजी उपलब्ध कराना है। तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। तो विकल्प दिए अक्टूबर 1980 में, अक्टूबर 1958 में, जुलाई 1982 में, जून 1964 में। बताइए। तो इसमें देखा जाए ना तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना जो हुई थी वो 2 अक्टूबर 1958 की हुई थी। कब हुई थी? तो विकल्प हमारा भी हो जाएगा 2 अक्टूबर 1958 की स्थापना। इसका कार्य क्या है? इसके कृषि विपणन से संबंधित है। तो इसका कार्य जो है कृषि वस्तुओं का प्रबंधन, निर्यात तथा आयात करना है। तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न लोगों का, निम्नलिखित में से कौन से एक मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम नहीं है? तो पहला दिया गया है कि भुगतान असंतुलन की स्थिति में सुधार, और दूसरा दिया गया आयात में कमी, तीसरा दिया गया निर्यात में वृद्धि, चौथा दिया गया आयात में वृद्धि। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि मुद्रा अवमूल्यन जो परिणाम नहीं है वो है आयात में वृद्धि, क्योंकि आयात में वृद्धि नहीं होती है, निर्यात में वृद्धि होती है। तो आयात में वृद्धि क्या होती है? आयात में कमी होती है। तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। तो मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? तो उसको जैसे एक एग्जाम्पल समझिए कि $1 क्या होता है? $1 की आज मान लो कीमत होती है 80 रुपये आज। तो भारत के रुपये मान लो अवमूल्यन कर दिए, तो $1 का मूल्य क्या हो गया? मान लो 90 रुपये हो गया। तो $1 जो है मतलब सामान, यानी कि 80 रुपये का सामान गया, मान लो अमेरिका में गया, तो अमेरिका वाले क्या करेंगे? तो $1 में उनको कितने सामान मिल रहा है? 80 रुपये का ही सामान मिल रहा है। लेकिन जब अवमूल्यन हो गया तो अब क्या होगा कि अमेरिका के लोगों को $1 में 90 रुपये का सामान मिल रहा है। तो क्या करेंगे वो लोग?
जो भारत सामान होगा उनको मतलब वो सामान सस्ता मिलेगा, और जब सस्ता मिलेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग सामान को खरीदेंगे। जब सामान को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो उस वस्तु का भारत से निर्यात भी ज़्यादा होगा, और निर्यात भी ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा कि भारत का उसमें जो अर्थव्यवस्था होती है, जो पूंजी घाटा होता है ना, वो तो उसमें कमी आती है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, आयात में वृद्धि हो जाएगा। तो विकल्प पट्टी हमारा सही है। आला पन्ने के लोग दिए गया है कि निम्न निम्नलिखित में से किस एक की उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमैटिक कांच धूप में स्वतः काला हो जाता है। तो पहला दिया गया है कि कोबाल्ट ऑक्साइड, सिलेनियम ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। बताइए। तो इसमें है ना, जैसे जो फोटोक्रोमैटिक कांच जो धूप में स्वतः काला हो जाता है उस सिल्वर ब्रोमाइड के कारण होता है। इसमें क्या है ना, सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमैटिक कांच धूप में स्वतः काला हो जाता है। तो अलग पढ़ लेते हैं हम लोग। बस हम लोग दिए गए कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता। दिए कौशाम्बी, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर। तो उसमें प्रयागराज के साथ जो सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से जिले हैं। कौशाम्बी है, जौनपुर है, सोनभद्र है। मिर्जापुर भैया नहीं बनाता है, मिर्जापुर नहीं भैया, ये सोनभद्र नहीं बनाता है, ये सॉरी, जो है कौशाम्बी बनाता है, जौनपुर बनाता है, मिर्जापुर बनाता है, सोनभद्र नहीं बनाता। तीसरा हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। तो आला पढ़ने थे लोग। दिए गया है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है। भारत की संघीय व्यवस्था दिए गया है कि अमेरिकी मॉडल, कनाडाई मॉडल, रूसी मॉडल, ऑस्ट्रेलियाई मॉडल। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जो भारत की संघीय व्यवस्था है कनाडाई मॉडल पर आधारित है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें क्या है कि इसकी विशेषता क्या है। इसमें है कि एक अत्यंत सशक्त केंद्र होता है, जो मतलब केंद्र होता है ना वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। विकल्प हमारा डिसेंट। और इसमें क्या है ना, अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं, जो ना केंद्र के पास हो और ना राज्य पास, वो क्या होता है ना, केंद्र के पास होता है। विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला पढ़ने लोग। तो इसमें दिए कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी सजायाफ्ता कैदी के दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की अवधि को कम करना क्या कहलाता है। दिए गए परिहार, लघुकरण, विराम, प्रविलंब। बताइए। तो इसमें जो क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत जो है कैदी के जो है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की जो अवधि को कम किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, परिहार कहा जाता है। और अगर दंड की प्रकृति के बदलने के साथ साथ अगर दंड को कम किया जाता है उसको कहा जाता है लघुकरण कहा जाता है। और विराम क्या है, विराम मतलब क्या है, थोड़े दिन के लिए क्या होता है ना, रोक दिया जाता है। और प्रविलंबन होता है कि क्या होता है, जैसे कोई मतलब स्त्री है, गर्भवती है, अगर उसको फांसी की सजा मिली है ना तो उसको थोड़े दिन उसके जो है उतने दिन के लिए कम कर दी जाती है। तो ये क्या होगा, प्रविलंबन होता है। तो इस तरह हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न लो। अगला प्रश्न में सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आयोग दिया गया है, दूसरी तरफ गठन का वर्ष दिया गया है। तो इसमें दिया पहला आयोग दिया राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग की गठन कब किया गया था। राजमन्नार जो है ना 1969 में किया गया था। तो 1969 हो जाएगा हमारा। सरकारी आयोग जो स्थापना की गई थी 1983 में की गई थी। पुंछी आयोग 2007। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में किया गया था। इससे हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 2 4 3 बना। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री का दायित्व किस अनुच्छेद में वर्णित है। दिए गया अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 167। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय और कार्य जो है ये क्या होता है कि इसको राज्यपाल को सूचना देना होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 167 है। विकल्प हमारा डी से। अगला प्रश्न दो लोग। दिया गया कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति किस वीटो का प्रयोग कर सकता है। दिए गया है कि अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, कोई नहीं। बताइए।
तो संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक होते हैं ना, उसमें जो राष्ट्रपति है किसी भी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के पास जो पारित विधेयक भेजा जाता है ना, उसके संबंध में उसके पास वीटो की शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयकों को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति हैं: आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। और इसमें क्या है कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति थी, लेकिन 24वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या किया गया था कि इसको हटा दिया गया था। अब जो है राष्ट्रपति जो है ना, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो इतना विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दो लोग दिए गया कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं? दिए गया है अनुच्छेद 99(2), अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 98(1). बताइए। तो इसमें देखा जाए जो लोकसभा का अध्यक्ष था ना, अपना निर्णायक मत जो है 101 के तहत देता है, अनुच्छेद 101 के तहत। तो विकल्प हमारा विषय हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग दिया गया है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधान सदस्य के सदस्यों द्वारा किया जाता है? दिए गया 1/6, 1/12, 1/3, 5/6। बताइए। तो इसमें देखा जाए ना, तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो विधान परिषद के चुनाव किया जाता है वो 1/3 का। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। तो 1/12 जो होते हैं, जो स्नातक होते हैं और जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है, और 1/6 जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो इस तरह हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न तो लोग अगले प्रश्न दिए गए कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि नए राज्यों के प्रवेश या गठन, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन को संविधान अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा? दिए गए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। बताइए। तो जो है संविधान के अनुच्छेद 4(2) में यह वर्णित किया गया है कि नए राज्यों के प्रवेश, गठन, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन से संबंधित जो है ना, ये इसका जो कार्य है ना, उसमें जो 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो हमारा विकल्प डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न के लोग दिए गए उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से किस मृदा का रंग रेगुर मृदा के समान काला होता है? तो दिए गया है कि परवा मृदा, भोंटा मृदा, राकड़ मृदा, मार मृदा। बताइए। तो इसमें जो है ना, जो मार मृदा है, मार मृदा जो होती है ये रेगुर मृदा के समान इसका जो रंग होता है ना, काला होता है। तो ये होता है, और इसमें क्या होता है कि जल बहुत कम मात्रा में होता है। यह मृदा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न के लोग अगला प्रश्न दिया गया कि संस्कृत के प्रख्यात लेखक दंडिन निम्न में से किस एक शासक की राजसभा में रहते थे? दंडिन दिया गया है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम, आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम। बताइए। तो इसमें जो है कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के राजसभा में रहते थे, और नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है कांची के कैलाश मंदिर का भी निर्माण कराया गया था, कैलाशनाथ मंदिर का। और जो महाबलीपुरम का शोर मंदिर है उसका भी निर्माण इनके द्वारा किया गया था। इसमें एक और लेखक आप लोग जानते हो बहुत फेमस थे, वो भारवी थे। भारवी कहाँ रहते थे? भारवी रहते थे सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। इस तरह हमारा क्या बन जाएगा? हमारा विकल्प ये बन जाएगा। और क्या सिंह विष्णु कौन थे? ये पल्लव वंश के संस्थापक थे। तो अगला प्रश्न देते लोग अगला प्रश्न यह है कि बी शिवरामन समिति का संबंध निम्नलिखित में किस एक की स्थापना से संबंधित है? बी शिवरामन समिति के नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, किसी लागत एवं मूल्य आयोग, भारतीय स्टेट बैंक। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि बी शिवरामन समिति की अनुशंसा पर जुलाई 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, जिसको नाबार्ड कहते हैं ना, इसकी स्थापना की गई थी। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है।
तो इस तरह हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो आला प्रतिनिधित्व लोग दिया गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्यारोहण के उपरांत कृषि उपकर को समाप्त कर दिया था, उसका क्या नाम था? दिए गया है हाके सर्व, इगलाक, अबवाब, ससगन। बताइए। तो जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर जब राज्यारोहण हुआ था इनका ना, तो ये कर था, उसको कृषि ऊपर का था वो, उसका नाम था अवबाग, उसको समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इगलाक प्रथा। क्या इगलाक क्या है भैया? एक था हाके सर्व। हाके सर्व था ना, ये था सिंचाई कर था। इगलाक क्या था? इगलाक प्रथा का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इगलाक नामक के क्या था? एक प्रकार की हुंडी थी ये। तो जब इस पे हस्ताक्षर करता था सेनापति, तभी सेना के जो होते, जो सैनिक होते ना, उनको वेतन मिलता था। ससगन क्या था? ससगन जो था फिरोज शाह द्वारा चला गया चांदी का सिक्का था। ये चांदी का सिक्का था। इस तरह विकल्प सी हो जाए। अला पंद्रह लोग दिए गया है कि निम्नलिखित बहुलकों में से किस एक को पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन के नाम से जाना जाता है? दिए गया है कि पॉलीथिलीन, टेफ्लॉन, डेक्रान, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसमें जो है ना, जो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है उसको टेफ्लॉन के नाम से जाना था। और टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है कि टेफ्लॉन का उपयोग जो होता है, ये जो बर्तन बनाए जाते हैं ना, बर्तन, और कौन से बर्तन, इनका जो बर्तन के नीचे वाली जो होता है, पेदी होती है, वो बनाई जाती है, जैसे उस पर ना चिपकने वाली होती है जो पेदी, उसका निर्माण किया जाता है। तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न तो लोग, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोलैंड व जर्मनी की सीमा बनाती है? दिए गए डान नदी, ओडर नदी, सीन नदी, नेस्टर नदी। बताइए। इसमें जो ओडर नदी है ना, ओडर नदी जो है ये, ओडर नदी पोलैंड एवं जर्मनी की सीमा बनाती है। डान नदी कहाँ से भैया? डान नदी जो है ये रूस से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रूस से निकलती है। और कहाँ गिरती है? अजोव सागर में गिरती है। सी नदी फ्रांस से निकलती है। वो कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। निष्ठा नदी जो है कार्पेथियन जो है, कार्पेथियन श्रेणी से निकलती है। और यूक्रेन जो है, यूक्रेन एवं मोल्डोवा के मध्य ये सीमा बनाती है। कहाँ निकलती है? काला सागर में गिरती है। इस तरह हमारा विकल्प ये भी सही है। तो आला पन्ने के लोग दिए गया है कि निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पहला दिया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, ईंट के भट्ठे में, मतलब इसका उत्सर्जन होता है, तो हमारा सुमेलित है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के क्षेत्र, ये भी हमारा सुमेलित है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, ये भी हमारा सुमेलित है। और क्लोरोफ्लोरो कार्बन ऑटोमोबाइल्स नहीं भैया, ये जो क्या होता है ना, रेफ्रिजरेटर होता है, ये वहाँ से निकलता है और एसी से निकलता है, आप लोग जानते ही हैं। तो हमारा विकल्प टी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न के लोग दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर नहीं पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ दीजिए। टोडा, इरुला, खरिया, बड़ागा। बताइए। तो इसमें जो खरिया जनजाति है ना, इसका निवास स्थान उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। इस तरह हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न तो लोग, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में नहीं है? दी है पिन्नार, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी। बताइए। इसमें जो है ना, पिन्नार, कृष्णा, गोदावरी का मुहाना जो है, ये बंगाल की खाड़ी में है। जबकि तुंगभद्रा नदी है, कहाँ मिल जाती है? कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो इस तरह हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न के लोग दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है? दिए गए तीस्ता नदी, संकोच नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बराक नदी। बताइए। इसमें जो संकोच नदी है, संकोच नदी क्या है ना कि असम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य जो है सीमा बनाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है यांग्याब दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। और जलेपला दर्रे का निर्माण जो है ना, तीस्ता नदी को द्वारा किया जाता है। विकल्प हमारा 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न के लोग दिए है कि
निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा? एक तरफ स्थान दिए गया है, दूसरी तरफ दिया गया है नदी दिए गए हैं। ओरछा, ओरछा जो है वो बेतवा नदी के किनारे है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी किनारे है। फिरोजपुर, फिरोजपुर वही कहाँ है? फिरोजपुर पंजाब में ना। फिरोजपुर गंगा नदी किनारे नहीं होगा, यही होगा सतलज नदी किनारे। तो ये हमारा सुमेलित नहीं है। अयोध्या सरयू नदी किनारे है, तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न के लोग, अगला प्रश्न हम लोगों का है निम्नलिखित लौह अयस्कों के प्रमुख क्षेत्रों तथा उनकी अवस्थिति के युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है लौह अयस्क क्षेत्र, दूसरी तरफ दी गई अवस्थिति। तो पहला जो दिया गया बुनाई, बुनाई क्या है भैया? बुनाई जो है ये झारखंड में नहीं है, ये उड़ीसा में है ना, ये उड़ीसा में है। सिमोग कहाँ है? कर्नाटक में सुमेलित है। क्यूपेम कहाँ है? गोवा में सुमेलित है। बलाडीला छत्तीसगढ़ में सुमेलित है। तीसरा हमारा विकल्प यही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न लोग, अगला प्रश्न है कि भारत में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमालय निर्मित झील का उदाहरण नहीं है? दिए गए बुलर झील, नैनीताल, भीमताल, राकास्थल, बताइए। तो इसमें जो है नैनीताल, भीमताल, राकास्थल जो है हिमानी या हिमनद के अपरदन से बने हैं। जबकि बुलर झील जो है, बुलर झील क्या है ना, ये विवर्तनिक झील है। कौन सा है? विवर्तनिक झील। इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो झील का निर्माण होता है धरातल के जो बड़े भाग के धंसने उठने से होता है। इस तरह का विकल्प ये हो जाएगा। अगला प्रश्न के लोग, दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है, जैसे पहला दिया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर दिया गया है, इसका जो प्रारंभ वर्ष है कहाँ कब है? ये 1973 में है ना। और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल का जो प्रारंभ वर्ष है 1975 है। गैंडा परियोजना 1987। हाथी परियोजना, हाथी परियोजना जो प्रारंभ वर्ष है 1992 में है। ये हमारा सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न के लोग, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रायद्वीपीय नदियों की नहीं है? दिया गया है कि इन नदियों की द्रोणीय प्रायः छोटी होती हैं, ये तुम्हारा सही हो जाएगा। और दूसरा दिया गया है कि इन नदियों की घाटियां उथली होती हैं, हमारा सही हो जाएगा। तीसरा दिया है कि यह नदियां ऋतुनिष्ठ होती हैं, तो हमारा सही हो जाएगा। और चौथा दिया है कि यह नदियां घाटियों एवं गाज का निर्माण करती हैं, तो हमारा गलत हो जाएगा ना। ये विशेषता है ना, जो हिमालय की नदियां हैं ये उनकी विशेषता है। तो इस तरह हमारा विकल्प जो है डी ही गलत है। तो अगला प्रश्न के लोग, दिए गया कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर पूर्व के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक साक्षरता दर है? दिए गया त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, बताइए। तो इसमें देखा जो जो सर्वाधिक साक्षरता दर है ना मिजोरम में है। मिजोरम में कितना है? मिजोरम में 91.3% है। उसके बाद कौन सा राज्य है? उसके बाद है त्रिपुरा है, जहाँ 87.2% है। उसके बाद असम में है, असम में कितना है? 72.2%। अरुणाचल प्रदेश कितना है? 65। इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा विकल्प बन रहा है डी बन रहा है। मिजोरम जो है ना, ये अगर इसे संपूर्ण भारत में देखा जाए ये दूसरे नंबर पर भी आता है। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर क्या आता है? केरल आता है, ये हमारा हो जाएगा। और केरल आता है तो उसके कितना है? उसका है 94% है ना, विकल्प हमारा डी हो जाएगा। आला पर लोग, दिए गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनघनत्व तो न्यूनतम है? दिए गए सोनभद्र, महोबा, शामली, ललितपुर, बताइए। तो उत्तर प्रदेश के जो न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है? ललितपुर में है ना। तो इसके बाद है, पहले नंबर पे आता है ललितपुर, दूसरे नंबर कौन आता है? सोनभद्र आता है, तीसरे नंबर पर आता है हमीरपुर। इसलिए हमारा विकल्प डी बना। तो अगला प्रश्न हम लोग, अगला प्रश्न दिया गया है कि महासागर एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा ग्रहण किया गया कार्बन कहलाता है। पहला दिया गया ग्रीन कार्बन, दूसरा दिया गया जीरो कार्बन, तीसरा दिया गया कि ब्लू कार्बन, चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसमें देखा जाए तो महासागरों एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा ग्रहण किए गए कार्बन जो होता है ना, ब्लू कार्बन कहलाता है। इनमें क्या होता है कि कार्बन अवशोषण की क्षमता जो है इनमें वनों से अधिक होती है। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। तो वाला अपन देते हैं लोग,
दिया गया है कि नीलगिरी तार पाई जाती है। नीलगिरी तार, नीलगिरी तार कहाँ पाई जाती है? दिए गया है, पहला ऑप्शन दिया है कि पाराम्बिकुलम राष्ट्रीय पार्क में दिया गया है, और दूसरा दिया है कि सत्यमंगलम राष्ट्रीय पार्क, तीसरा दिया है कि इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क, चौथा दिया है कि मुडुमलाई राष्ट्रीय पार्क। बताइए। जो नीलगिरी है ना, ये मेघ, ये एक प्रकार की जो है ना पहाड़ी बकरी समान होती है। तो ये जो पाई जाती है इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती है ना, बिकल हमारा सी सही हो जाएगा। तो इस तरह हमारा तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न देखिएगा, भारत में प्राकृतिक रूप से रेड पांडा मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? दिए गया है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, दूसरा दिए है कि नीलगिरी के वनों में, तीसरा दिया गया कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, चौथा दिया गया उत्तर पूर्वी पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। तो बताइए। तो जो रेड पांडा पाया जाता है भारत में, वो पाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है मुख्यतः उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं अरुणाचल प्रदेश राज्य आते हैं। तो दूसरा हमारा विकल्प डी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न दे लो। दिए गए भारत में द्वितीय बार 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? दिए गए 1969 में, 1970 में, 1975 में, 1980 में। बताइए। तो इसमें क्या है ना, भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 1969 में, और उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1980 में किया गया। तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ मिलकर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है? दिया गया है कि यकृत में, अग्नाशय में, हृदय में, मुख में। बताइए। तो इसमें क्या है ना, मानव शरीर के यकृत में फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ मिलकर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। विकल्प हमारा कौन सही है? विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना कि यह प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, और उसमें क्या है कि एक हिपैरिन नामक प्रोटीन का भी उत्सर्जन होता है। इसका हिपैरिन जो थक्का को न बनाने में सहायक होता है। तो विकल्प हमारा ये हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देते हैं लोग। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से ब्यूटेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल दिया गया है कि नींबू में, पशु वसा में, सिरका में, दूध में। बताइए कहाँ पाया जाता है? इसमें जो ब्यूटेरिक अम्ल है ना, ये एक वसा युक्त अम्ल है जो पशु वसा और वनस्पति तेलों में पाया जाता है। यह तब बनता है जब आंत में अच्छे बैक्टीरिया आहार फाइबर को तोड़ते हैं। तो इस तरह हमारा विकल्प बी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न चलो। अगले में दिया गया है कि निम्न में से रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब दिए गए कि थायराइड ग्रंथ, थाइमस, कार्पस लुटियम, एड्रिनल ग्रंथ। बताइए। तो जो रक्तदाब का नियंत्रण कार्य करता है ना, वो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से किस एक को कृत्रिम हीरा कहते हैं? कृत्रिम हीरा दिया गया है कि अमोनियम क्लोराइड, कार्बोरेंडम, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्राइड। बताइए। तो जो कृत्रिम हीरा होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कार्बोरेंडम को कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। तो इसका एक नाम और है, इसका नाम है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड, जबकि अमोनियम क्लोराइड को क्या कहता है? इसको कहा जाता है नौसादर कहा जाता है। विकल्प हमारा भी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि लैंगर हंस की दीपिका निम्नलिखित में से किस एक अंग का भाग है? दिए गए हैं अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, छोटी आंत। बताइए। तो लैंगर हंस की दीपिका जो होता है ना, ये अग्नाशय एक मुख्य भाग है, अग्नाशय होता है। और यहीं से क्या होता है ना कि एक होती है अल्फा कोशिका, अल्फा कोशिका होती है यहाँ, एक होती है बीटा कोशिका, एक होती है डेल्टा कोशिका, डेल्टा कोशिका होती है। तीसरा में क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प भी सही है। तो अल्फा कोशिका से जो है ना ग्लूकान ग्लूकान का उत्सर्जन होता है। तो इस कब होता है? जब रक्त में
शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। बीटा कोष कैसे इंसुलिन का स्राव होता है। तो डेल्टा कोष कैसे सोमैटोस्टेटिक हार्मोन स्रावित होता है जो एक वृद्धि अवरोध हार्मोन है। इस तरह विकल्प हमारा बी बन जाएगा। तो अला बन देते हैं लोग। दिए गया है किसी के साथ जालसाजी करके उसके महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएं प्राप्त करना क्या कहलाता है। दिए गए फिशिंग, स्पिट, वाईमैक्स, इनमें से कौन है बताइए। तो इसमें जो है ना जालसाजी जो एक वो प्रकार है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फिशिंग कहा जाता है। विकल्प हमारा ये सब अगला पन देते हैं लोग। अगला पन दिए गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन दिए गया है कि बैगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। कारण दिया है कि बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है। तो बताइए इसमें से क्या समाज सही है। तो इसमें से देखा जाए हमारा कथन भी सही है और कारण भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। तुम्हारा विकल्प भी सही हो जाएगा। तो अगला पन देते लोग। अगले प्रश्न दिया गया है कि हमें बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया है कि परमाणु विद्युत गृह दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी स्थिति दिया गया है। तो तारापुर कहाँ भी है। तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में है। काकरापार कहाँ है, गुजरात में है। रावत भाटा कहाँ है, रावत भाटा मध्य प्रदेश में नहीं है, ये राजस्थान में है। तो इस तरह हमारा यही हमारा हमको बताना कौन सा नहीं सुमेलित है, हमारा विकल्प डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देते हैं लोग। अगला प्रश्न हमारा ये सब आगे जो है करंट अफेयर्स संबंधित है। जो करंट अफेयर इसमें है ना वो 2023 से हैं। तो 2023 का अब कोई मतलब है नहीं। तो अब जो हम लोगों को करंट अफेयर पढ़ना लगेगा वो 2024 का पढ़ना है। इस तरह हमारा ये टेस्ट जो है समाप्त होता है। आगे भी हम लोग ऐसे ही हल करते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही साथ दीजिए बस। धन्यवाद।